Good morning, student. So we are working on the revision here. As you know that now we are trying to improve the level of the student by the revision work. So इसी कड़ी में हमारा आज का जो चैप्टर है रिवीजन के लिए दैट इज द न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसकी प्रॉपर वीडियो हमने पहले आपको डाउनलोड करके दे दी थी। आशा है आप लोगों ने देखा होगा और उसमें आपने जो भी पढ़ा जो समझा आज उसका एक क्विक रिवीजन है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम क्या करेंगे ऊपर से ओवरलुक करते हुए चैप्टर को आधा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका न्यू किंग्स एंड किंगडम्स यानी नए राजा और उनका राजकाज। ये नए राजा कौन थे, कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए और क्या किया। तो आपकी बुक है, आपने देखा होगा, यू आर हैविंग दिस बुक और इसका लेसन है न्यू किंग्स एंड किंगडम। इसके अंदर जब आप जाते हो तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आते हैं प्रतिहाराज का। किसका आता है? प्रतिहाराज का। ठीक है, अब ये प्रतिहाराज थे कौन? प्रतिहाराज एक ग्रुप था, ध्यान से सुन लीजिए। प्रतिहाराज जिसको हम गुजारा प्रतिहाराज भी कहते हैं और इनका जो कंट्रोल था गंगेटिक प्लेन यानी गंगा का जो मैदानी इलाका था उसके ऊपर बहुत बेहतर था और इन्होंने अपनी किंगडम मरवार में बसाई थी और देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर्स बन गए इस पूरे इलाके के। और उनका जो पहला राजा था नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है, उसने क्या किया कि कंकर्ड मालवा और भरूच गुजरात के अंदर। तो मालवा और भरूच को कंकर्ड किया, जीता और उसको अपने देश में मिला लिया। ठीक है, उन्होंने अरब के लोग जो थे आप उनको हरा दिया और मालवा को भी अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और दूसरे राजा आते हैं मीर भोज जिन्होंने 1836 से 1890 तक यहाँ पे राज किया। और मीर भोज ने क्या किया, अपने डेंसिटी को, इस गुजारा प्रतिहाराज को बहुत ही ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ाया, इम्प्रूव किया, पावर दी। अवध, मालवा, गुजरात ये सब इनके कब्जे में हुआ करते थे और पहली बार इन्होंने कन्नौज को, यूपी में शायद कन्नौज पड़ता है, तो उस कन्नौज को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, और 10th सेंचुरी तक आते आते 10वीं शताब्दी तक आते आते ये जो फर्स्ट थे प्रतिहाराज इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन मतलब वो समाप्ति की तरफ चलते गए। अगला आपके है पालाज। ठीक है, पालाज के अंडर में जो एरिया था वो आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल, ये पूरा इलाका इनके अंडर में हुआ करता, मतलब उस जगह पे ये लोग रूल करते थे। ठीक है, और जो पालाज रूलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि मुझे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है और इसके लिए वो क्या करते थे, दूसरे देशों पे अटैक करते थे एंड आफ्टर दैट दे वॉन दैट एरिया एंड दे सबमिट इनटू देयर किंगडम। और उनका किंगडम डे बाय डे क्या होता था, बढ़ता हुआ ही चला जाता था। और इनके हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा करते थे, किसके? पालाज के हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा करते थे प्रतिहाराज के। जाहिर सी बात है जब आप किसी दूसरे पे अटैक करोगे तो भी आप अटैक करेंगे और आपके हमेशा कंफ्यूजन बने रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रकूटाज के साथ, ये भी थर्ड किंगडम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पालाज के साथ इसका मतलब तीनों आपस में ही लड़ते रहते थे। तो अभी मैं पालाज के बारे में आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो पाला डेंसिटी के जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे मतलब ताकतवर अगर कोई रूलर रहा वो थे देवपाला, और उसके बाद महिपाला फर्स्ट, उसके बाद रामपाला आते हैं और ये आखिरी राजा थे पाला डेंसिटी के। और रामपाला के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन शुरू हो गया। 20th सेंचुरी तक आते आते खिलजी वंश ने इनके ऊपर कब्जा करके इनको अपने पूरी तरीके से मिटा दिया। फिर बात करते हैं राष्ट्रकूटाज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था इन तीनों में से। ठीक है, राष्ट्रकूटाज जो थे वो चीफियन थे, मतलब किसी राजा के बनाए हुए हेड जो किसी एक छोटे इलाके पे राज करते थे। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के अंदर कुछ इलाकों पे ये छोटे मोटे रूलर टाइप के थे जो राज किया करते थे। बट इन्होंने क्या किया, धीरे 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 दे स्टार्ट टू स्ट्रॉन्ग देयर सेल्फ। इन्होंने अपने आप को क्या किया, स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी पावर्स को बढ़ाया और स्पेशली डेक्कन की तरफ, डेक्कन मतलब साउथ की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। दंती दुर्गा
वो राजा थे, वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस डेंसिटी की, इस किंगडम की नींव रखी। किसकी? राष्ट्रकूटास की। ठीक है। और दंती दुर्गा के टाइम पे इन्होंने कई राज्यों को डिफीट किया। उन्होंने बोला भाई अब हम खुद राजा बनेंगे, हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, और कई राज्यों को मिला के उन्होंने राष्ट्रकूटास को बनाया। और उन्होंने स्पेशली चालुक्य, जिसके अंडर में काम करते थे, मतलब जो राष्ट्रकूटास के दंती दुर्गा थे, एक छोटे रूलर के रूप में चालुक्य के अंडर में काम करते थे। उन्होंने चालुक्य का साथ छोड़ दिया और उनको प्रोटेक्ट करके बोले भाई हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहेंगे और तुम्हारे एरिया हम अपने पास रख रहे हैं, अगर लड़के जी सकते हो तो जीत लो। ठीक है। और इन लोगों ने अपनी कैपिटल बनाई मलखेड़ को, जो कि गुलबर्गा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की मिलिट्री पावर के अंडर में आया करता था, जो कि कर्नाटका में था। ठीक है। और इनके पास जाहिर सी बात है, जब कंट्रोल करते थे सेना इनके साथ होती थी और सब कुछ होता था, और धीरे 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 चलता गया। पर इनकी दुश्मनी भी इन दोनों के साथ रही उस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है। और 10th सेंचुरी तक आते आते इनका भी डिक्लाइजेशन शुरू हो गया, बस आपस की लड़ाई। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। चौथा पॉइंट यहाँ पे है राजपूत का, राइजेस ऑफ राजपूत। अब ये 3 डेंसिटी के साथ साथ जो राजपूत राजा थे वो भी अपने आप को क्या कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। तो राजपूतों के अंदर एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको कंफ्यूजन होता है हमेशा। वो थे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, अपने आप को कहलाना पसंद करते थे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी मीन्स द सन ऑफ सन एंड द सन ऑफ मून। तो कुछ राजा अपने आप को सूर्य का अवतार मानते थे कि हम उसके वंशज हैं, और कुछ राजा अपने आप को चंद्रमा का अवतार मानते थे। तो दो तरीके के जो थे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये राजपूत हुआ करते थे। ठीक है। और इन लोगों ने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया 20th सेंचुरी तक आते आते। चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आते थे, चामांस, ये सबसे बड़े राजपूत क्लेम हुआ करता, मतलब राजपूतों का गढ़ हुआ करता था, कबीला हुआ करता था। चौहान्स वर द वेजल्स ऑफ द प्रतिहारस एंड द ग्रेटेस्ट चमाना रूलर्स वर द पृथ्वीराज चौहान। और ये जो चमानास थे वो क्या थे, ये सारे लोग जो थे राष्ट्रकूटास के पार्ट, प्रतिहारस के पार्ट हुआ करते थे, यानी यहाँ के ही कुछ पार्ट्स में से ये राजपूत निकल के आए, और इनका जो ग्रेटेस्ट रूलर हुआ पृथ्वीराज चौहान हुआ। ठीक है। अब अगले टॉपिक है आपके पास ट्री पार्टी स्ट्रगल। अब ट्री पार्टी स्ट्रगल क्या है? ट्री पार्टी स्ट्रगल वो स्ट्रगल है जो कन्नौज के लिए हुआ। कन्नौज कैपिटल थी और तीनों ही डेंसिटी की नज़र कन्नौज पे हुआ करती थी। कारण था उसका फर्टाइल एरिया, बहुत बड़ा इलाका था, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मेन रास्ते पे पड़ता था, टैक्स ज़्यादा आता था, जो भी जाता था वहाँ से गुजरता था, वहाँ से कुछ ना कुछ टैक्स दे के जाता था। तो इस वजह से कन्नौज सबको चाहिए था, और अलग अलग टाइम पीरियड में कन्नौज को कभी इसके, कभी इसके, कभी इसके, कभी कभी सबके पास रहा। अभी मेरे पास था तो उन्होंने मुझ पर अटैक किया, कन्नौज ले लिया, अब उनके पास चला, कल मैंने छीन लिया। तो इस वजह से हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी इन तीनों के बीच, और उसका कारण था कन्नौज, जिसको हिस्ट्री में ट्री पार्टी स्ट्रगल का नाम दिया गया है। और रीजन मैंने आपको बता ही दिया क्या कारण था। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया। ये टॉपिक आपने देखा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था? सामंत होते थे, राजा क्या करता था, अपनी पावर को सामंतों के बीच में बांट देता था कि भाई तुम इतने एरिया पे राज करो, तुम इतने एरिया पे राज करो, तुम इतने एरिया पे राज करो, एंड व्हेनेवर आई नीड यू हैव टू पे द टैक्स एंड एज वेल एज द मिलिट्री सपोर्ट। तो ऐसे ही बांटे हुए थे। तो इस तरीके से हर राजा इसी सिस्टम को फॉलो करता था। ठीक है। किसी को कुछ आज़ादी कम होती थी और किसी को कुछ आज़ादी ज़्यादा होती थी। अलग अलग सिस्टम बना रखे थे। ठीक है। मंत्री परिषद होता था, वित्त मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सारे मंत्री हुआ करते थे, और ये लोग मिलकर क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम संवाद, ग्राम पंचायत, ग्राम हेड, सब कुछ हुआ करता था। सोसाइटी कास्ट बेस्ड थी, कास्ट के हिसाब से सोसाइटी चलती थी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद जो सिस्टम होता था उसी पुराने सिस्टम को लोग फॉलो करते थे। ठीक है। इकोनॉमी के अंदर क्या था, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ के सारे लोग हमारे देश में आया करते थे। सिस्टम बना हुआ था, मार्केटिंग होती थी, सब कुछ होता था, और उसके बाद ये सारे काम होते थे। तो इस तरीके से एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया है। यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली एंड देन यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, एंड नोट इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ द डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।